उत्तराखंड की, उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि में ये लोग का संख्या ही नहीं था। आप खुद देख लीजिए, उत्तराखंड जैसा राज्य, उसका हरिद्वार, हरिद्वार तो नाम से ही लगता है हरि का द्वार, जो हरि का द्वार है अर्थात विष्णु, इस हरिद्वार में इनकी 40% आबादी हो गई। अब जगह जगह पहाड़ों में अवैध कब्जे कर लिए, मदरसे बनाने लग गए, हिंदुओं की जमीन कब्जाने लग गए, हिंदुओं को मारने लगे, हिंदुओं के साथ जाति करने लगे, हिंदुओं के साथ अनर्गल प्रलाप करने लगे, व्यवहार करने लग गए। ये 40% आबादी कहां से हो गई? और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में एक चर्चित गाना है जो 80 के दशक में आई थी, जिसमें राजेश खन्ना थे। वो गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए। मतलब हम इस गाने को आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत में संदर्भित कर रहे हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, जो विधि व्यवस्था की हम बात करते हैं, अगर विधि व्यवस्था को मेंटेन करने वाले ये पुलिसकर्मी हैं, अगर ये पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये जो आम जनता है और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसको कैसे संभाला जा सकता है। मेरे कहने का ये विषय वस्तु इसलिए आ गया, मैं इस पर क्रिटिसिज्म करूं या इस पर हास्य विनोद बनाऊं, क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस पर क्या करूं? ये ऐसा मुद्दा है, इस पर हास्य परिहास की बातें तो मैं कर नहीं सकता। मामला है उत्तराखंड के बनभूलपुरा का, जहां पर दंगाइयों ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम से हमले किए। जब पुलिस एक घर में जांच पड़ताल कर रही थी तो घर में बंद करके पुलिस पर को आग लगाने की कोशिश की गई। महिला पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके गए, महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई। वो पुलिस वाले किन्हीं का कुल्हा टूट गया, किन्हीं का हाथ टूट गया, किन्हीं का माथा फट गया। तो ये सब चीज़ें देखकर हमें समझ में नहीं आती कि हम बड़े बड़े फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं, मिराज हमने ले लिया, हमने तमाम लड़ाकू विमान ले लिए, हमने एक से एक उपग्रह घातक जो ड्रोन है वो खरीद लिए अपने जो फ्रंटियर पर मोर्चा लेने के लिए, मगर हम अपने पुलिस को अपग्रेड कब करेंगे। जी हाँ, ये मामला है उत्तराखंड के बनभूलपुरा का, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस गई थी। माननीय न्यायालय का फरमान आया था कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध है, ये अवैध बस्तियां हैं, अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर लोग बसाए गए हैं, यहाँ पर उन्हें हटाया जाए, यहाँ पर ज़मीन खाली कराई जाए। यह न्यायालय का फैसला है। तो सभी जानते हैं कि पत्थर कहाँ चलते हैं, पत्थर पर पेटेंट किसका है, पत्थर पर पेटेंट का अधिकार किसके द्वारा किया गया है, शैतान पर पत्थर कहाँ फेंके जाते हैं। जो गैर धर्म से आते हैं, गैर मजहब से आते हैं, उन पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। गैर मजहबी लोग ही शैतान होते हैं। तो पत्थर कहाँ चलता है, पत्थरों की कहानी, पत्थरों की दास्तान कहाँ से निकली हुई है। अगर इसकी पृष्ठभूमि पर हम नजर दौड़ाएं, पृष्ठभूमि पर ध्यान दें, तो आपको याद होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड का रेलवे का वो इलाका हल्द्वानी,
जहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, मदरसा वगैरह बना दिया था, तो न्यायालय का फैसला आया कि रेलवे द्वारा कोर्ट में जिरह की गई, लड़ा गया कि इन्हें खाली कराया जाए। तो कह रहे थे हम नहीं हटेंगे, हम क़यामत तक नहीं हटेंगे, जब तक क़यामत रहेगा तब तक हम यही रहेंगे। हम एक बार बस गए तो वहाँ बस गए, हम हटेंगे नहीं। भले ये इलीगल हो, लेकिन ये किसी समाज का अहम वोट बैंक का हिस्सा भी है। इन्हें वोट बैंक के लिए सरकारी ज़मीन पर एक उनकी फेवरेबल सरकारें आती हैं, बसाती हैं, फिर जो अनेक दूसरी सरकारें आती हैं तो उनको नुकसान नहीं होता, तक वो ध्यान नहीं देती। वो एक के दुक्के होते 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 बढ़ते जाते हैं, मजदूर बनकर आते हैं, फिर टीन और शेड की दुकान लगाते हैं, कम पैसे में काम करते हैं, धीरे धीरे बसने लगते हैं, कच्चे मकान बनाने लग जाते हैं, पक्के मकान बनाने लग जाते हैं। वोट बैंक के लिए उन्हें बसाया जाता है, वो बस्तियां बन जाती हैं, मदरसे बन जाते हैं, स्कूल बन जाते हैं, फला 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 ढिमकाना, बहुत सारी बातें होती हैं। जब इस सरकारी ज़मीन पर सरकार देखती है कि हमारी सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो गया, हमारे रेलवे की ज़मीन पर कब्जे हो गए, हमारे फॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्जे हो गए, जब उन्हें हटाना चाहती है तो हटने का नाम नहीं लेते। कहते हैं हम तो क़यामत तक यहाँ रहेंगे, जब धरती की शुरुआत हुई थी तब से हम वहाँ रहेंगे। और जब बात हो रही भैया उत्तराखंड की, उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि में ये लोग का संख्या ही नहीं था। आप खुद देख लीजिए, उत्तराखंड जैसा राज्य, उसका हरिद्वार, हरिद्वार तो नाम से ही लगता है हरि का द्वार, जो हरि का द्वार है अर्थात विष्णु, इस हरिद्वार में इनकी 40% आबादी हो गई। अब जगह जगह पहाड़ों में अवैध कब्जे कर लिए, मदरसे बनाने लग गए, हिंदुओं की जमीन कब्जाने लग गए, हिंदुओं को मारने लगे, हिंदुओं के साथ जाति करने लगे, हिंदुओं के साथ अनर्गल प्रलाप करने लगे, व्यवहार करने लग गए। ये 40% आबादी कहाँ से हो गई? और इन्हें बसाने में कुछ मस्जिदों का भी बड़ा हाथ है, जो डेमोग्राफी चेंज का काम कर रहे हैं कि कैसे पहाड़ों में इन्हें बसाया जाए। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो अवैध मदरसा है जो उत्तराखंड में बनाए गए, जो खोखले हैं, जिसमें कोई आला हजरत आकर सोए नहीं थे, लेटे नहीं थे। अरे भैया, आज़ादी से पहले उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय था ही नहीं उस हिसाब से, तो कहाँ से आला हजरत आकर सो जाएंगे, लेट जाएंगे। राजा जी नेशनल पार्क के अंदर में कब्रिस्तान बना दिया, जिम कार्बेट के अंदर नेशनल पार्क बना, उसका ध्वस्तीकरण शुरू हुआ तो इनका रोना पीटना शुरू हो गया। तो ये लोग आए कहाँ से? जाहिर सी बात है, ये लोग उत्तर प्रदेश से आए होंगे, मजदूर बनकर आए होंगे, उत्तराखंड में बस गए, धीरे धीरे जमीन अतिक्रमण करना शुरू कर दी। तो भैया मैं बन भूलपुरा की बात कर रहा था, मैं हल्द्वानी की बात कर रहा था। तो हल्द्वानी वाले कहानी में रातों रात विरोध शुरू हो गए, रातों रात बवाल हो गए, तमाम तरह की विरोध की लकीरें खींची जाने लग गई। मैडम आरफा खानम सस्ती शेरवानी इस पर अपनी बातें कहने लग गई, इस पर रवीश कुमार अपनी बातें कहने लग गया, तमाम तरह के लोग अपनी बातें तार छेड़ने लग गए और कहने लग गए क्या इस देश में अब अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? क्या इस देश में अब अल्पसंख्यक रहने लायक नहीं है? ये मोदी सरकार है, ये कैसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जाति कर रही है? ये नफरतों के बादल जो है यहाँ पर पनप गए हैं, आकाश में फैल गए हैं। अब ये नाजीवाद की दौर है और यह हिटलर हो गए हैं मोदी साहब, इस तरह की बातें करने लग गए। लेकिन दूसरों की जमीन जो कब्जाए बैठे हुए हैं, इस पर ये बात कतई करते नजर नहीं आएंगे, इस तरह की बातें ये नहीं करेंगे। ये नाजीवाद, फांसीवाद, तमाम तरह की कहानियां, तमाम तरह के चरित्र यहाँ पे गढ़ने लग जाएंगे। उसी प्रकार बनभूलपुरा की अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाने की बात कही जाने लग गई और अवैध मदरसे की हटाने की बातें कही जाने लग गई। तो एकजुट हो गए, ये मारने पर उतारू हो गए। जब इन पर हमले होते हैं तब ये भाग जाते हैं, ये हमेशा निहत्थों पर वार करते हैं और ये जान मार देते हैं। ये तो बातें आपको पहले से ही पता है। तब उत्तराखंड के बनभूलपुरा में बवाल हुआ, पुलिस पर पथराव हुए, महिला पुलिस के माथे फट गई। भैया पुलिस वाले जो आपकी सुरक्षा में है, तो पुलिस वालों की सुरक्षा कौन करेगा? जब मुट्ठी भर पुलिस वालों को ये घेर लेते हैं, जब एक घर में जलाकर मारने की ये कोशिश करने का जब ये स्वांग रचने लग जाते हैं, तो भैया पुलिस वालों को कौन बचाएगा? और पुलिस कैसे जाती है? पुलिस जाती है एक क्रिकेट मैच वाला हेलमेट पहन लेगी, जो क्रिकेट मैच में लोग पहनते हैं, एक लाठी ले लेगी, एक डंडा ले लेगी, और कभी कभी बाइक चलाने वाला हेलमेट पहनकर जाती है माथा बचाने के लिए। भैया पुलिस को कब अपग्रेड करोगे? आप हवाई जहाज ले लेते हो, महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हो। अब मुझे लगता है जब पुलिस वाले जब इस चीज़ों को हैंडल करने जाते होंगे, जो पुलिस वालों के जो परिवार होते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, उनकी श्रीमती होती होंगी, उनको कितना डर लगता होगा, उनको कितना ज़्यादा दहशत होता होगा, पुलिस वालों पर कितना अत्याचार होता है।
और इन चीज़ों में जब महिला पुलिसकर्मी को भेज दिया जाता है, समझिए उनके साथ क्या जाती होती होगी, उन महिलाओं का अपमान कैसे होता होगा, ये भली भांति जानते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो डीएम साहिबा हैं उनको भी पीसी करनी पड़ी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, उन्होंने भी दिल खोल कर अपनी बातें कहीं। और लेकिन इन सब चीज़ों को होने के बाद धामी जी ने बोला है कि लगातार एक्शन होगा, किसी प्रकार का कोई ढील नहीं होगी, कोई चुल मचेगी उस चुल को शांत कर दिया जाएगा। ये तमाम तरह की बातें धामी जी ने कही है। फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ, बाकी जगह पर ज्यादा फोर्स यूज करे बिना सिर्फ अपने आप को असर्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही एरिया को बचाया गया। जैसे ही थाने से इन लोगों को डिस्बर्स किया गया जो अराजक तत्व थे और वहां उपद्रव मचा रहे थे और लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, थाने से डिस्बर्स करने के तुरंत बाद एक क्षेत्र पड़ता है गांधीनगर, आप सब लोग जानते हैं। इस मॉब के द्वारा उस क्षेत्र को घेर लिया गया। गांधीनगर के क्षेत्र में मिश्रित आबादी है, वहाँ सभी धर्मों के, सभी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, कोई एक विशेष समुदाय वहाँ निवास नहीं करता है। उस क्षेत्र को घेरा गया, उससे भी टेरराइज करने की जो है कोशिश करी गई स्टेट मशीनरी को भी और वहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी। उसको प्रोटेक्ट, उसके बाद हमारा क्योंकि रिइंफोर्समेंट भी आ गया था, हमारी बहुत सारी पीएससी आ गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस आनी शुरू हो गई थी, तो हमारा पहला प्रायोरिटी था थाने को प्रोटेक्ट करने के बाद कि हम गांधीनगर में किसी प्रकार का जो है अराजकता ना होने दें। हमने उसको प्रोटेक्ट किया, वहाँ किसी प्रकार की कोई जो है जनहानि नहीं होने दी, वहाँ किसी प्रकार का बहुत अतिरिक्त फोर्स यूज करे बिना किसी भी प्रकार के जो है एक्सेस फोर्स के उसको कंट्रोल करा गया। बनभूलपुरा से मॉब क्योंकि भारी मात्रा में निकल रहा था, तो हमारी टीम का जो पूरा प्रयास रहा, एसएसपी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी फोर्स ने काफी धैर्य का परिचय दिया। वहाँ पूरा प्रयास ये रहा कि हल्द्वानी का जो मेन शहर है उसको बचाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मॉब को एंटर ना होने दिया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र है उसको लिमिट किया जाए, उसको लिमिट किया गया। लगभग पूरा ही प्रशासन, पूरी पुलिस फोर्स इस काम में लगी हुई थी कि हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में, बनभूलपुरा का प्रभावित क्षेत्र छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रिटेलिएशन में या किसी भी अन्य रूप से कोई घटना घटित ना हो। मुख्यमंत्री जो पुलिसकर्मी है बांटते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पहुंचकर सभी पीड़ितों का हाल जान रहे हैं। लगातार देखिए तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री सभी पीड़ित पुलिसकर्मियों से बारी बारी घटना की जानकारी ले रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से घटना को अंजाम देकर दंगाई फरार हुए हैं, फिलहाल दंगाइयों की खैर एनएसए के तहत कार्रवाई होने वाली है। जिला पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहले ही डीजीपी की तरफ से आदेश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री पहुंच करके देखिए यहाँ पर जो बहनें हैं उनका दर्द इस मुख्यमंत्री के आगे छलकता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि जो दर्द झेला है, जो दंगाइयों ने इन पर आग के गोले बरसाए हैं, पेट्रोल के गोले बरसाए हैं, उसको लेकर पुलिसकर्मी से एसएसपी तो भाई इस तरह की बातें हुई हैं, तो कांग्रेस भी इस पर कहाँ मानने वाली है। कांग्रेस कह रही है जाति हो रही है। कांग्रेस इस आग में घी डालने का काम किया है, इस आग को सुलगाई है, क्योंकि आम चुनाव है और इस आम चुनाव में कांग्रेस चाहेगी कि उसका जो वोट बैंक है, हम बात करें हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी इसमें आग में घी डालने का काम किया है। कहीं कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ जाति हो रही। भैया जो नाजायज बसे हैं वो नाजायज बसे हैं। अब मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है, कोई रेलवे की जमीन है, कोई यूनिवर्सिटी की जमीन है, कोई एयरपोर्ट की जमीन है, कोई पोस्ट ऑफिस की जमीन है, कोई पुलिस की जमीन है, कोई आर्मी की जमीन है, वहाँ कैसे कोई किसी को बसा सकता है? उसकी जमीन पर कैसे कोई जगह दे सकता है? कैसे वहाँ पर रातों रात मदरसे बन जाएंगे? कैसे डेमोग्राफी चेंज करने की बातें हो जाएंगी? कैसे कहानियां गढ़ी जाएंगी? और जिस बनभूलपुरा में इलाका हुआ है, हम बता दें वहाँ पर जब कोविड का समय चल रहा था, कोविड के जो वैक्सीन लग रहे थे, तो वहाँ पर कोविड के वैक्सीन लगाने वालों का भी अपहरण हो जा रहा था कि भैया इनके अंदर एक चुल मची थी कि ये वैक्सीन लगाकर मोमिनों को नामर्द बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।
तो इस इलाके में जो बनभूलपुरा का इलाका है वो सदा से ही बदनाम रहा है। वहाँ पर ना कोई जाता है ना कोई आता है। वहाँ पर जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं वो उनकी जो लेखा जोखा निकाला जाए वो अपने उफान पर रहती है। जिस तरह गाजियाबाद का लूनी क्षेत्र है उस तरह से यहाँ वो हम बात करें बनभूलपुरा भी उसी प्रकार का इलाका है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कुछ पत्रकार हैं वो आलिम हजरातों का ही काम करते नजर आ रहे हैं। उन आलिम हजरात पत्रकारों में हम बात करें राजा रवीश कुमार, लंबे चौड़े लेख लिख दिए, लंबे चौड़े लेख अपने एक्स हैंडल पर डाल दिए, लंबे चौड़े लेख लिख कर सरकार को वो गालियां देना रसीद कर दिए। एक सरकार ऐसे करती तो कहानी में ऐसा हो जाता, वो रोनी सूरत बनाकर जिस तरह से रोता है वहां पर जाने की बात करने लग गया। मतलब आग में और ज़्यादा भड़काने का काम करने का काम कर रहा है कि वहां जाकर और आग को भड़काया जाए और ज़्यादा मोमिनों को खिलाफ किया जाए कि भारत सरकार के खिलाफ होकर और ज़्यादा वो विकसित हो और ज़्यादा आग को भड़काने का काम। ये अकेला राजा रवीश कुमार नहीं है। इन भड़काने वालों में हम बात करें सस्ती शेरवानी का ट्वीट निकाल कर देख लीजिए। उसने 2 ट्वीट लिखे हैं, 2 ट्वीट डाले हैं और उसमें उसने रोनी मचाना शुरू कर दिया। हम बात करें अजीत अंजुम, ये अजीत के साथ अंजुम कैसे हो गया, इसके तनस्ल पर भी मुझे थोड़े से सवाल नज़र आते हैं कि भाई अजीत के साथ अंजुम कैसे हो गया। उसने भी अपनी रोना पिटना शुरू कर दिया। वो तमाम तरह की बातें नजर आई। ये जो हल्द्वानी का किस्सा हुआ या फिर बनभूलपुरा का किस्सा हुआ, ये जो उत्तराखंड सुलगने लग गया, ये ऐसे ही थोड़ी ना सुलगा है। ये मामला तो चल ही रहा था, न्यायालय में आ ही गया कि इनको जगहों को खाली कराई जाए। तो ये न्याय उचित हो रहा है, ये कोर्ट के निर्णय के अनुसार चल रहा है। मतलब इनके खिलाफ जब न्यायालय का फैसला आता है तब ये अपने आप को पीड़ित कहने लग जाते हैं और न्यायालय को दोषित करने लग जाते हैं, न्यायालय पर सवाल खड़े करने लग जाते हैं और अपने आप को पीड़ित बताकर और फिर न्यायालय के सबूतों को लेकर बैठ जाते हैं। एक्ट ऑफ वर्शिप का वो पन्ना लेकर बैठ जाते हैं। एक्ट ऑफ वर्शिप तो न्यायालय की बात करते हैं, यहाँ जो न्यायालय का फैसला आया है उसको मानने को इनकार कर दिए। अब देख लीजिए, किसी मुस्लिम इलाके में कोई हिंदुओं का कोई जुलूस निकलता है, उस पर ये पत्थर फेंकते हैं, कहते हैं धार्मिक गाना क्यों बजाया जा रहा था। हमारे इलाके से कोई सनातनी, कोई हिंदू, कोई गैर धर्म वाला कैसे अपनी मजहबी गूंज करते निकल सकता है। वो पत्थर भी मारते हैं, वो पीटते भी हैं और पीड़ित बताकर खुद को एक्सप्रेस भी करते हैं कि हमारी भावनाओं के खिलाफ, हम किसी दूसरे धर्म के मजहबी गानों को हम कैसे सुन सकते हैं, कैसे नहीं सुन सकते। अब यही लोग हैं अपने अपाहिज बच्चा को बैठाकर गाड़ी में इस्लामिक गाना बजाते हुए हिंदुओं के मोहल्ले से निकलते हैं, तब इन्हें का कोई टोकता नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है। हिंदू को दुकानों से पैसे भी ले लेते हैं, मांगने भी आ जाते हैं, तब कोई हिंदू उनको प्रताड़ित नहीं करता है। ये सब चीज़ें कोई चेहरा नज़र नहीं आता है। लेकिन अब हिंदू मुस्लिम इलाके में घुस के उस तरह का कहानी को अंजाम दे नहीं सकता है। इस तरह की कहानियां चाल से नजर आते हैं। और जो मौलवी है, मौलाना है उत्तराखंड के, वो भी भड़काने का पूरा स्वांग रच रहे हैं, पूरे भड़काने की कहानी रच रहे हैं, पूरे भड़काने का वो चाल चरित्र चित्रण का वहां पर वो प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। वो है कहीं चूक नहीं रहे। इसमें एक है बरेली का मौलाना तौकीर रजा, टीवी में बैठकर वो आग उगलने का काम करता है। वो भी बरेली में भी इस तरह की भीड़ लगी, बरेली में भी हुआ, हिंदुओं पर हमले हुए। मदरसा के दिन पत्थरों को जुम्मे के दिन मदरसे में पत्थरों का जुटान हुआ, पत्थर चले। तो पत्थर तो खैर शैतान पर चलते हैं और गैर धर्म वाले, मैंने पहले ही बताया कि इस्लाम में गैर वाजिब है उन पर पत्थर पड़ना, क्योंकि शैतान और पत्थर पड़ते हैं तो गैर धर्म वाले भी तो शैतान है, उन पर तो पत्थर पड़ना तो लाजमी है। तो ये कहानियाँ, ये चाल चरित्र चेहरे लगातार यहाँ पर एक्सपोज होते नजर आते हैं। ये तमाम तरह की कहानियां यहाँ नजर आती हैं। और जिस तरह की विभत्स चेहरा, विभत्स कहानियां, पत्थरों से मैं फिर कहता हूँ घायल जो पुलिसकर्मी नजर आए हैं, उनके सर फटे हैं, उनके कूल्हे टूट गए हैं, उनके हाथ टूट गए हैं, जिस तरह अस्पताल में भर्ती नजर आए हैं, 100 से अधिक पुलिसकर्मी या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो घायल हैं। यहाँ पर साफ साफ नजर आई है। इन कंडीशंस को देखते हुए पैरामिलिट्री के फोर्स मंगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। तो हमारे धामी साहब तो बोल ही रहे हैं कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनका प्रॉपर इलाज होगा। कितना प्रॉपर इलाज होगा वो देखने वाली बात होगी, वो समझने वाली बात होगी, इसका कितना प्रॉपर इलाज होगा। खैर धामी साहब ने तो बोल दिया है, धामी साहब ने बोला है तो करेंगी, मगर सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस कैसे जा रहा है। आपने दिल्ली दंगा देखा,
दिल्ली दंगा में वो शर्जील इमाम वाला किस्सा, उसके साथ कई लोग थे। फिर वो पार्षद आम आदमी पार्टी वाला जिसके घर के छत से पेट्रोल बम चलाए गए, गिरफ्तार के जेल में है। यहाँ पर भी पेट्रोल बम चला। वो पेट्रोल बम वाला सिद्धांत यहाँ भी रहा, धधकता रहा उत्तराखंड, धधकती रही वादियाँ, 4-5 जिले में अलर्ट घोषित कर दिए गए। वही सीक्वेंस है, वही कहानियाँ हैं जो एंटी-सीएए दंगे के समय जाहिल लोग रचे थे। वो दिल्ली दंगा जैसे हुआ था, वही फलसफा है, वही कहानी, इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार कर क्या रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, हमारे गृह मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? खैर जो हमारे धामी हैं वो तो सीएए ले आए हैं, राज्य में सीएए लागू हो गया, उसका भी हैंगओवर है। उसी के हैंगओवर की वजह से कहते हैं कि हम तो अलग हैं, हम तो अपने कानून मानेंगे। एक देश एक कानून कैसे हो सकता है, हम तो अलग हैं। लेकिन जब बात करेंगे कानून में, आईपीसी की धाराओं में, सीआरपीसी की धाराओं में, पहले के भी एपिसोड में भी कहा हूं, वहां पर जब आप बोलिएगा तो कहेंगे ना एक कानून होना चाहिए, अरबी कानून मानो, आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं तो भारत न्याय संहिता है, बीएनएस हो गया। जैसे सऊदी अरेबिया में कान काट दिया था, जबान काट दिया था, पैर काट दिया था, उस कानून को माने, उस कानून को नहीं मानेंगे। ये मानेंगे तो तलाक वगैरह में जो घरेलू हिंसा कानून है उन सब में मानेंगे अरब को, और जब क्रिमिनल प्रोसीड्यूर में आएंगे तो कानून मानेंगे भारत के। ये कहानियां चरित्र है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या वो लिपापोती कर देगी, जैसे दिल्ली दंगों में लिपापोती कर दिया? भेड़ चाल जो चल रही है, न्यायालय की प्रक्रिया भी भेड़ चाल ही है, तो इसको हम तो भेड़ चाल ही कहेंगे। तो कुछ के लिए तो शर्जील इमाम जो कहता था कि जो हमारा उत्तर पूर्व का जो राज्य है, 7 बहनों का राज्य, चिकन ने गलियारा काट दो, तो भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कही थी, उनके लिए तो वो भी पिछड़ा है। उस हम बात करें उसके लिए शर्जील इमाम के लिए, उसके बाप के साथ तो हमारा जो रवीश कुमार है वो तो पीसी भी कर दिया। रवीश कुमार की जहां तक हम बात करें, रवीश कुमार तो एक किसी शाहरुख को तो वो हम बात करें अनुराग बता दिया, जो पिस्तौल लहरा रहा था आकाश में। ये सारी बातें, कहानियां, चाल चरित्र, चेहरा जो है वो धर्रा धर्रा एक्सपोज होती नजर आ रही है। भैया अपराध जो घटे हैं, जो पेट्रोल बम फेंके गए हैं, घरों में आग लगाए गए हैं, लोगों पर हमले हुए हैं, जो कुछ लोगों की पुलिस वाले ही ज्यादा घायल हुए हैं, हो सकती है मृत्यु भी हुई होगी, इतनी मेरे पास डाटा एक्सक्लूसिव नहीं है। और लेकिन हाँ, इसमें कुछ हिंदुओं पर अटैक भी हुए हैं। एक अजय नाम का लड़का है, उस पर हमले किए गए, उसकी पेशाब की थैली ही फट गई और उसका दोनों गोलियां जो है वो बाहर निकल आई, और वो अस्पताल में मौत और जंग की लड़ रहा है, मौत से लड़ रहा है, वो मौत की जंग लड़ रहा है वो अस्पताल में। एक दलित लड़का था, उसके साथ मारपीट की गई। वो तमाम बातें, तमाम कहानियां यहाँ, चार चेहरा यहाँ पर नजर आ रही हैं, तमाम तरह की बातें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर वो कहाँ जाएंगे? वो दलित लड़के के साथ मारपीट की गई, और वो कूड़ा बीनने वाला लड़का था, उसकी पेशाब की थैली फाड़ दी गई, उस पर हमला कर दिया गया। तब इस पर वो SC ST धाराओं वाले कहाँ गए कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है? वो कहाँ गए? कहाँ गए वो प्रकांड पंडित ज्ञानी? क्या यहाँ पर SC ST एक्ट की धाराओं का चाल चेहरे का उद्भेदन होता नजर नहीं आया? तो ये सवाल खड़े होते हैं, ये कहानियां नजर आती हैं। लेकिन क्या करिएगा, ये वोट बैंक का सवाल है भाई। ना किसी को जाति से लेना है, ना किसी को पंथ से लेना है, ना इंसानियत से लेना है। ये जाति पाति एक वोट बैंक की सिद्धांत को ही गढ़ती नजर आती है, क्योंकि जय भीम वाले ही तो हैं जो जातिवाद की बात करते हैं, जाति और जातीयता, पिछड़ा अल्पसंख्यक ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। यहाँ पर एक शांति दूत समाज का द्वारा हमला किया गया है, तो भाई डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, तो इसलिए वो बात करते नजर नहीं आए। देखिए उत्तराखंड में क्या होता है। उम्मीद है कि उत्तराखंड में जो धामी सरकार है, जिस तरह CAA लाकर एक बोल्ड डिसीजन अपनाई है, क्या इस पर भी कितना ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेने नजर आती है। तो ये कहानी और जो चरित्र है, चेहरा है, जो पूरा विवरण है, मैंने आपको सुना दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, और इस राष्ट्रवाद की नई कहानी के साथ। तब तक ले याद दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं।
किसी नई चर्चा के साथ, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।